Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 10, employment and unemployment. Okay, and today our topic is self-employment and hired worker in India, and occupation structure or distribution of workforce by industry. Okay, this is our lecture number 3. So let's start. So students, actually we have already discussed about the unemployment. Actually, we have studied about some basic concepts of this chapter, and the first concept was unemployment. Okay, then we studied about the workers, who is a worker, and then types of workers, self-employed and hired workers, and casual and regular workers. Okay. After that, we studied about the labor supply, labor force, and workforce. Okay. So next we studied about the size of workforce in India. And after that, why is the bulk of so two questions were arise here, there. Why is the bulk of our workforce rural based? Okay, and second question was, why is the percentage of female workers low and lower still in urban areas? So ये हम सब study हमने कर चुके हैं हम लोग इस सबको. Okay, then after that we studied about the rate of participation in India. ओके सो हमने यहाँ पर थ्री ऑब्जर्वेशंस देखी थी यहाँ पर. एक तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो, सेकंड हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज, एंड थर्ड इज हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल areas. So today we will discuss about the Yes, today we will discuss about the self-employed and hire workers in India. So, अब अगर आप yes, you can see in this diagram, इस फिगर में आप ये देख सकते हैं. देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर किस चीज की फिगर दिखा रही है? आपकी हायर वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की फिगर है. ये जो दिखा रही है फिगर, इसके अंदर आप देख पा रहे हो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स. ओके, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वर्कर्स का एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर अकॉर्डिंग टू रीजन. सो यहाँ पर आपके पास जो ये ऑरेंज वाला है, ये पोर्शन आपका यस ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड का है, और ये ग्रीन वाला पोर्शन आपका हायर वर्कर का है. तो ये जो टेबल है ये क्या शो कर रही है? फिगर जो है ये क्या शो कर रही है? सो द फिगर शोज दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज के कंपेटिवली जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा है. देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में देखिए तो वो कितना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 57.8%, जबकि अर्बन अर्बन एरियाज के अंदर ये कितना है? 38.3%. तो कंपेटिवली अर्बन एरियाज के रूरल एरियाज में जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो उनका परसेंटेज ज्यादा है. तो यहाँ पर टू प्रिंसिपल फैक्टर्स सपोर्ट दिस फैक्ट. दो मेन प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं जो इस फैक्टर इनको सपोर्ट करते हैं इस फैक्ट को. फर्स्ट फैक्टर क्या है कि इन अर्बन एरियाज पीपल लुक फॉर स्किल जॉब इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज. क्योंकि हमने भी पीछे भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर लोग क्या होते हैं? ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वहां पर लोग. वहां लोग ये नहीं है कि भी अर्ली एज में ही वो लोगों को वो लोग कमाने लग जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग जो है पुअर नहीं होते. तो उनको वो एजुकेटेड होते हैं, वो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं. तो वहां पर स्किल्ड जॉब वो ऑफिस में या फैक्ट्रीज में जो है वो स्किल जो है उसको देखते हैं. while in rural areas family firms are the most attractive means of employment. जबकि वहां पर अगर आप रूरल एरियाज में बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर जो फैमिली फर्म्स होती हैं, जो वहां पर उनके जो अपनी फर्म्स अपने खेत होते हैं उसके अंदर वो लोग काम करते हैं. तो सेकंड फैक्टर जो है यहाँ पर जो सपोर्ट करता है इस फैक्ट को, वो क्या है कि इन रूरल एरियाज नॉन फर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड. रूरल एरियाज के अंदर जो नॉन फॉर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी एग्रीकल्चर को छोड़कर जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज हैं, अदर एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज जॉब की बहुत कम है वहां पर. और जो दूसरे अल्टरनेट्स हैं जॉब करने के वो वहां पर बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं. सो अकॉर्डिंगली पीपल जनरली डू नॉट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर नॉन फॉर्म ऑक्यूपेशंस.
तो वहां पर आमतौर पर जो लोग होते हैं वो मतलब कि जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज ऑक्यूपेशंस के लिए जो स्किल चाहिए या जो ट्रेनिंग चाहिए वो उसमें वो उनके पास नहीं होती है, सो दे प्रेफर टू स्टे ऑन फैमिली फर्म्स एंड फाइंड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। इसलिए वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि वो अपनी जो फैमिली फर्म्स है उसी में ही रहें और अपनी ही फर्म्स के ऊपर काम करें। सो बोथ दीज फैक्टर्स इम्प्लाई दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज एन इजी ऑप्शन इन रूरल areas. Okay, so second figure shows that, देखिए ये फिगर जो है ये फिगर किसको शो कर रही है, मेल एंड फीमेल को। हायर्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर अब हम देख रहे हैं मेल और फीमेल में। जो पिछला जो फिगर था वो हमारा क्या था, अर्बन वर्कर्स एंड रूरल वर्कर्स का था। अब उन्हीं के अंदर हम देख रहे हैं मेल एंड फीमेल के अंदर। ओके, सो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जेंडर। ओके, और इधर हम क्या ले रहे हैं ओवाई एक्सिस पर इन परसेंटेज। सो ये जो फिगर है ये क्या शो कर रही है। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें फिगर 2 की इसकी, तो दिस शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर सेपरेटली अमंग men and women. So here we find that among men, self-employment has become slightly more important a source of livelihood than wage employment. क्योंकि देखिए आप यहाँ पर अगर हम बात करें मेल के अंदर तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं 52.3% और हायर कितने 47.7%। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं 51.9% और 48.1% क्या है हायर। तो आप दोनों में ही देख रहे हो, चाहे मेल का देखें या फीमेल का देखें, तो हम देख रहे हैं कि जहां पर जो हायर के कंपैरेटिवली जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो स्लाइटली मोर है। ठीक है, कुछ ज्यादा है, ज्यादा परसेंटेज किसमें है, सेल्फ एम्प्लॉयड का है। ओके, सो इसी तरीके से मतलब दोनों में ही है। यहाँ पर मैन के अंदर भी देखिए तो अमंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैज बिकम स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड देन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड अमंग वीमेन परसेंटेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इज अ बिट हायर देन दैट अमंग मैन। ठीक है, उनके मैन के बीच में देखिए तो यहाँ पर जो विमेन है उनका भी आप देखेंगे परसेंटेज आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पर रीजन क्या है, रीजन ये है कि ओइंग टू देयर लो लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो लेडीज होती हैं हमने पीछे पढ़ा था, जो विमेन होती है उनकी जो एजुकेशन का लेवल लो होता है, क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज में जो बॉय होते हैं बॉय को कंपेरेटिवली गर्ल के ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो वहां पर मतलब जो गर्ल्स होती हैं उनकी एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं किया जाता, तो वो बहुत ज्यादा उनका एजुकेशन का लेवल ज्यादा हाई नहीं होता। बट हाई कंपल्शन फॉर jobs women to work even at low women are ready to work even at a low wage। तो यहाँ पर क्योंकि उस रूरल एरियाज में हमने देखा था कि वहां पर पुअर पीपल बहुत होते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के अंदर वो एंगेज होते हैं, एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, तो जिस वजह से उनकी इनकम का लेवल भी लो होता है। तो इसीलिए वहां पर जो पॉवर्टी है वहां पर काफी है। तो पुअर होने की वजह से जो अर्ली एज के अंदर ही वुमेन जो होती है, जो गर्ल्स होती है, वो लो वेज के ऊपर ही काम करने के लिए रेडी हो जाती है। ओके, सो फिगर जो 2 है ये हमारी फिगर 2 रिवील्स दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन इज एज significant as wage employment, and this is because women in rural areas find ample opportunities of self employment, engaging themselves in traditional jobs like spinning, weaving, dyeing and bleaching। okay students, clear है ये? यहाँ पर आपको क्लियर होगा आई थिंक कि कैसे जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर अगर हम बात करें अर्बन और रूरल एरिया, रूरल वर्कर्स की बात करें तो रूरल वर्कर्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है कंपैरेटिवली अर्बन वर्कर्स में। ठीक है, और दूसरा अगर हम मेल फीमेल में भी बात करें तो फीमेल का परसेंटेज जो है वो ज्यादा हो जाता है। फीमेल जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए होती है क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती है। ओके, so next is occupational structure or distribution of workforce by industry।
अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि जब हम अपना जो हमारे ऑक्यूपेशन है मतलब उसका एक तरीके से जो हमारा हमारा जो वर्क फोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जहां पर काम होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरी, यानी जितने भी एग्रीकल्चर से नेचर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सब हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो काम जो है वो इतनी ज्यादा मतलब अलग अलग वैरायटी के काम होते हैं, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं कि अगर आप उनको इंडिविजुअली काम करने लगो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए हमने जो हमारा वर्क है उसके लिए हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और तीनों सेक्टर्स में हमने वो जो वर्क है या जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं उनको अलग अलग सेक्टर में डाल दिया है। तो हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जितना नेचर से रिलेटेड जितने भी वर्क है आपके वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ओके, जो वो सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें आपके सारे क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, जितना भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो काम है। ठीक है, तो वो सब आपके किस में आ जाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। टर्सरी सेक्टर में आपके ऑल सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर, जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो सब टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हमने बात करा कि जितना नेचर से रिलेटेड जो भी काम है, तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। तो ये जितने भी काम है सब किसमें आ गए, आपके सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में सारी आपकी सर्विसेज आ जाती हैं। तो सर्विसेज चाहे वो किसी से भी रिलेटेड है, देखो चाहे आपका ट्रांसपोर्ट है उससे भी आपको सर्विस मिलती है, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, और बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो जहां से भी आपको क्या मिले, जहां से भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सब आपके टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। सो टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस। ओके, ऐसे मैंने आपको बताया एजुकेशन, हॉस्पिटल्स सर्विसेज। तो ये सब आपकी क्या है, ये सब आपके किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर में। सो अब हम जो है स्टडी कर रहे हैं इन्हीं के बारे में। हमारी जो वर्क फोर्स है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में इकोनॉमी के अंदर। तो उनको ब्रीफली क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। ओके, सो नाउ यस, ये आपके पास एक पिक्चर जो है शो की गई है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो ये देखिए, ये आपके पास एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, तो ये आपके पास फार्मिंग की जा रही है। ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड पिक्चर्स है आपकी। यहाँ पर सब आपके पास क्या है, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये सब आपके पास क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये आपके पास इंडस्ट्रीज है। सो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। और थर्ड जो आपके पास क्या आ गई, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, आपके शेफ, जो भी कोई आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आप किस तरह की सर्विसेज जो हो गई वो आपके पास किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर्स में। Okay, now figure 3 shows percentage distribution of workforce across primary, secondary and tertiary sector during the year 2017-18। अब ये जो फिगर है ये आपको क्या शो कर रही है, ये आपको 2017-18 के ईयर में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। अब इस फिगर में आप लोग क्या देख रहे हैं, सो फिगर जो ये फिगर है, दिस फिगर शीट shows offer two principal observation। दो प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। एक तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं ये फिगर में कि as high as 43%, 43.8% of our workforce is engaged in primary sector। प्राइमरी सेक्टर में कितनी लगी हुई है, 43.8%, एंड डोमिनेटेड बाय फार्मिंग। किसके द्वारा डोमिनेटेड है, फार्मिंग के द्वारा। क्योंकि अभी हमने पीछे भी आपको क्या बताया, प्राइमरी सेक्टर में आपकी सारी क्या जाती है, फार्मिंग वगैरह, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी काम जो है आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ओके, सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है, प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन, वो क्या हो रही है, देखिए
सेकेंडरी सेक्टर जो है ब्लू में है, इसमें 24.7% है, और टर्सरी सेक्टर जो है 31.5% है. सो टर्सरी सेक्टर अकाउंट्स फॉर 31.5% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, while the secondary sector offers employment to only 24.7% of our workforce. तो सबसे नीचे जो जो मेन आपको ऑक्यूपेशन के अंदर अगर देखें तो सबसे कम किसका पार्टिसिपेशन है, सेकेंडरी सेक्टर का. सेकेंडरी सेक्टर में आपको सबसे कम जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. और इसका मेन मेन इशू क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर में आपका सारा इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है. तो लेकिन हमारे यहाँ पर इससे ये क्लियर होता है कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है. ओके, सो दीज ऑब्जर्वेशन लीड टू फॉलोइंग कंक्लूजन. सो बहुत सारे कंक्लूजन हैं जो यहाँ पर, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें कुछ कंक्लूजन्स देती हैं. वो कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो है अ लार्ज सेगमेंट ऑफ वर्कफोर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज टू मेक अ लिविंग. कि यहाँ पर देखिए परसेंटेज कितना है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? प्राइमरी सेक्टर का, जिसके अंदर ज्यादातर हमारी वर्कफोर्स जो है 43.8% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है. तो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ वर्कफोर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन प्राइमरी activities to make a living. So this is despite the fact that the level of productivity and therefore the wage rate is significantly lower in primary sector compared to secondary and tertiary sector. हमें ये भी पता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर या हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों का लेवल काफी लो है, और उसके साथ साथ जो वेज रेट है वो भी क्या है प्राइमरी सेक्टर में, वो भी काफी कम है. इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखें, अगर हम सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के कंपेरेटिवली अगर वेज रेट की बात करें तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में काफी लो है. So this point to the backwardness of the Indian economy. तो ये पॉइंट जो है ये हमें क्या शो कर रहा है? अगर सब कुछ देखो, यहाँ प्रोडक्टिविटी का लेवल भी कम है, प्रोडक्शन का लेवल भी कम है, और बेस रेट का लेवल भी कम है, फिर भी यहाँ पर क्या है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो वर्कफोर्स है, उसका ज्यादातर जो सेगमेंट है वो इसी में लगा हुआ है, इसी पर ही डिपेंड है. तो इट मीन्स कि किसको दिखा रही है? हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कमीज है. टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में अभी आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि आप वहां पर अंगेज हो सके, तो आपको मजबूरन प्राइमरी सेक्टर पर ही रहना पड़ रहा है. तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को शो करता है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर despite its low productivity reveals that secondary and tertiary sector have failed to generate ample job opportunities. ये मैंने अभी भी आपको बता दिया, अभी क्लियर किया आपको कि ये इसीलिए यहाँ पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर में है, हालांकि वहां पर प्रोडक्टिविटी का लेवल लो है. वो किस वजह से है? क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने में फेल हो चुके हैं, फेल है इस टाइम पर. सो दिस इज अनदर पॉइंटर टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. अच्छा, थर्ड जो कंक्लूजन निकलता है वो है सेकेंडरी सेक्टर लैगिंग बिहाइंड द टर्सरी सेक्टर. आप देखिए यहाँ पर अगर हम मान लो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को भी आपस में इनका कंपेरिजन करें तो तब भी हमारा जो सेकेंड नंबर पे क्या आती है? टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर में 31.5% है, जबकि सेकेंडरी में हमारे पास केवल 24.7% है. So secondary sector lagging behind the tertiary sector point to the fact that industrialization has failed to take off to become the leading sector of growth. So we all know that developed economies are industrial economy. हमें सबको पता है जितनी भी developed economies हैं वो सब कौन सी economies हैं? Industrial economy है. जितनी भी कंट्रीज जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर आती हैं वो जितनी भी डेवलप्ड हैं वो इसीलिए डेवलप्ड है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां पर सेकेंडरी सेक्टर जो है वो काफी डेवलप है. और अगर हमारी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियल हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर है वो अगर थर्ड नंबर पर है अभी भी, तो इट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पर बैकवर्ड में है. बैकवर्ड के अंदर इंडियन इकोनॉमी अपनी बैकवर्डनेस को शो कर रही है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे कम है. क्लियर? सो नेक्स्ट इज
Yes, next is distribution of rural urban workforce across different sectors. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो स्टडी करेंगे, यहाँ पर रूरल अर्बन वर्कफोर्स की बात करेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स की। ओके, ये हमारे इस फिगर में क्या है, ये हमारा रूरल वर्कफोर्स, ये अर्बन वर्कफोर्स। रूरल वर्कफोर्स में आप देखें, देखो रूरल वर्कफोर्स के अंदर प्राइमरी सेक्टर में कितना है 58.5%, सेकेंडरी में 19.5% एंड टर्सरी में 22%। इसी तरह अर्बन वर्कफोर्स की बात करें तो प्राइमरी में सबसे कम है 7.8%, सेकेंडरी में 28.9% एंड टर्सरी में 63.3%। आप देखिए, अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज में यहाँ पर फिगर में ये शो कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स का वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर क्या है, मेन जो है लोग एग्रीकल्चर पर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज है वो वहां पर बहुत ज्यादा लिमिट में है, लिमिटेड होती है। तो ज्यादातर लोग जो है फर्म्स के अंदर लगे होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, इसीलिए रूरल वर्कफोर्स जो है वो आपको प्राइमरी सेक्टर में उसका परसेंटेज ज्यादा शो कर रहा है यहाँ पर। और अगर हम अर्बन वर्कफोर्स की बात करें तो अर्बन एरियाज के अंदर आपको पता है कि वहां पर एग्रीकल्चर जो है, जो फार्मिंग है वो बहुत कम होती है। ज्यादातर वहां पर क्या होते हैं आपके, या तो इंडस्ट्रीज होती हैं अर्बन एरियाज में, और या टर्सरी सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी सेक्टर जो आपके पास अर्बन वर्कफोर्स है, जिसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है वो है टर्सरी सेक्टर की, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड होती हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये बहुत ज्यादा जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और इसमें लोग ज्यादा एंगेज होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि टर्सरी और सेकेंडरी का परसेंटेज कंपैरेटिवली प्राइमरी सेक्टर के ज्यादा है। सो ये जो आपकी फिगर है, यहाँ पर जो भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसके अंदर क्या दिख रहा है, फर्स्ट, while those living in urban areas are engaged largely in secondary and tertiary sector, and those in the rural areas find primary sector as their preferred source of employment. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, टर्सरी सेक्टर इज टेकिंग अ लीड ओवर सेकेंडरी सेक्टर एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया के अंदर जो टर्सरी सेक्टर है वो उसने सेकेंडरी सेक्टर को क्या किया हुआ है, लीड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो अर्बन एरियाज के अंदर जो टर्सरी सेक्टर है उसके अंदर परसेंटेज कितने 63.3%। तो ये और सेकेंडरी सेक्टर में केवल कितना है 28.9%, यानी ये जो है टर्सरी सेक्टर जो है इसने सेकेंडरी सेक्टर है उसको क्या किया है, इसको टेक ऑफ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लीड किया हुआ है ओवर सेकेंडरी सेक्टर पर। ओके, तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलते हैं, अभी मैंने आपको कंक्लूजन बताए कि कंक्लूजन क्या हुआ, फर्स्ट, इन इंडिया ट्रेड, कॉमर्स, banking, insurance, health, education, tourism, and other related services are developing faster than manufacturing and allied production activities. Clear? So this may largely be explained in terms of globalization of the economy. So beside the fact that people in urban areas are becoming increasingly conscious ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर अब क्या हो गए हैं, अर्बन एरियाज के अंदर लोग जो है ना वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं, उनको बढ़ाने के उसमें उनको लगता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो बढ़नी चाहिए, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। इसीलिए वो लोग जो है ना वो लोग अपनी एजुकेशन पर, अपनी हेल्थ के ऊपर और चीजों के ऊपर, इन सर्विसेज के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। ओके, सो स्पेंडिंग द बल्क ऑफ देयर इनकम ऑन अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, वो इन अलग अलग वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो ये सर्विसेज हैं इन पर एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में आज के टाइम में लोगों की क्या व्यूज हैं कि वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लाइक जैसे हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज अर्बन एरिया में वर्कफोर्स का ज्यादा है टर्सरी सेक्टर में। थर्ड कंक्लूजन इज देयर इज सिग्निफिकेंट लैक ऑफ नॉन फॉर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज। जो मैंने अभी आपको बताया था कि रूरल एरियाज में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं नॉन फॉर्म एक्टिविटीज के अंदर, जो नॉन फॉर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी काफी कमी पाई जाती है। सो विच इज व्हाई द रूरल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड more in the primary sector, and lack of mobility may be another reason.
वाई पीपल इन रूरल एरियाज आर एंगेज्ड मोर इन द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वहां पर जो है ना मोबिलिटी की भी कमी है। जो लोग जो है ना रूरल एरियाज के अंदर वो वो क्या है, एक एक जॉब से दूसरे में मूव नहीं करना चाहते, बहुत लिमिटेड है, मोबिलिटी की काफी कमी है। ये भी एक रीजन है जिस वजह से रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज्यादा एंगेज होते हैं। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? So next is distribution of male female workforce across different sectors. अब पिछला जो हमारे पास फिगर था उसमें हमने किसका देखा? पिछला जो फिगर था उसमें हमने देखा था रूरल वर्कफोर्स एंड अर्बन वर्कफोर्स, और ये हमारे किसको शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। डिफरेंट सेक्टर के अंदर मेल वर्कफोर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, फीमेल वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। देखिए अगर हम मेल वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में 45% जो है वो एंगेज्ड है मेल वर्कफोर्स, 19.1% इन सेकेंडरी सेक्टर, ओके, 25.3% इन टर्शियरी सेक्टर एंड 10.6% इन अदर्स। ओके, इसी इफ वी yes. So, agar if we say about the female workforce, so in primary sector this is 57.3%, in the secondary sector this is 14.9%, in tertiary sector 18.9%, and others 9.6%. Okay, so ये जो फिगर है ये क्या शो कर रही है? So this figure shows that a huge percentage of female workforce, 57.3% is engaged in primary sector, कि हमारे पास जो हमारी फीमेल वर्कफोर्स है ना उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज इसमें एंगेज्ड है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और इसके रीजन हम पीछे कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने कर चुके हैं। दिस इज बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन आर confined largely to rural areas and mobility of women in rural areas is extremely low, क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादातर जो लेडीज होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की बहुत ज्यादा मतलब कि उनको परमिशन नहीं होती है, वो नहीं जा पाती हैं। ओके, और ना वो कहीं दूर जा सकती हैं। ठीक है, सो दे वुड प्रेफर टू डू जॉब्स क्लोज टू देयर होम, इसीलिए उनको अपनी ही घर के आसपास जो है जो भी जॉब मिलती है वो उसमें कर लेती हैं, इवन व्हेन वेज रेट इज लो, चाहे उनका वेज रेट ही कम क्यों ना हो। अच्छा, सेकंड सेकंड रीजन क्या है? सेकंड क्या है कि परसेंटेज ऑफ मैन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। अगर हम अगर हम मैन की बात करें, मेल की बात करें, तो आप यहाँ पर देख लो प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो कितना है, 45%। ओके, दिस इज 45%। ओके, सो इज ओनली नेक्स्ट टू दैट ऑफ वुमेन। ये भी देखो, विमेन का अगर फीमेल का 57.3 है, उसके बाद अगर हम मेल की बात करें तो ये 45% है। Okay, so it is also fairly low. So it is explained in term of lack of job outside agriculture in the rural areas. यहाँ पर अगर मेल वर्कफोर्स की बात करें तो उनका रीजन फीमेल वर्कफोर्स वाला नहीं है कि भाई फीमेल्स को कहीं बाहर जो है डिस्टेंस पर नहीं जाने दिया जाता है, या इस वजह से वो लोग जो है और वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती हैं, इसीलिए उनको वहीं अपने घर के आसपास ही लो वेज रेट के ऊपर काम करना पड़ता है। ये मेल के ऊपर मेल के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मेल वर्कफोर्स का परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा होने का रीजन ये है क्योंकि उनके लिए एग्रीकल्चर से बाहर, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर से बाहर और जो दूसरी जो जॉब है उसके अंदर कमी, उनकी अपॉर्चुनिटीज की कमी होने के कारण, लैक ऑफ जो नॉन फॉर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उसकी वजह से मेल जो वर्कफोर्स है उनको प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज होना पड़ता है। क्लियर? सो व्हाई शुड लार्जर परसेंटेज ऑफ फीमेल इन रूरल एरियाज बी एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर कंपेयर्ड विद मेल वर्कफोर्स? तो रीजन हम वही सेम रीजन जो हम पीछे स्टडी किए हैं, तो द रीजन इज दैट कि owing to their family as well as social constraint, female workers are unwilling to migrate for job outside their villages. Okay, and they prefer to work at their place of residence even for a low wage. Clear?
Now the next topic is only a modest change in occupation structure. अब देखिए ये जो है ना, अब यहाँ पर ये जो शेड्यूल है, ये जो टेबल है, ये क्या शो कर रहा है? ये टेबल शो कर रहा है कि जो आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो टाइम के अकॉर्डिंग तो चेंज आया है, बहुत मतलब उस चेंज को दिखा रहा है कि कितना चेंज आया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक मोडेस्ट चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, मोडेस्ट चेंज है, मीडियम सा change आया है. So over time there has been only a modest change in occupation structure of the country, as indicated by ये टेबल जो कर रही है. देखिए इस टेबल में आपके पास 1950-51 टू 2017-18 के अंदर दो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस है. प्राइमरी सेक्टर में आप देख रहे हो परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं. 1950-51 में ये प्राइमरी सेक्टर में 72.72% जो है वो वर्कफोर्स लगी हुई थी प्राइमरी में, लेकिन 2017-18 में ये कितनी हो गई है? 43.8%. In secondary sector, this is 10.02 in 1950 to 51, but in 2017-18 it is 24.7%. So ये क्या हो रहा है? देखिए प्राइमरी में ये रिड्यूस हो गई है, जबकि इसका परसेंटेज इंक्रीज हो गया है सेकेंडरी सेक्टर में 10.02 से 24.7%. एंड इन टर्शियरी सेक्टर percentage of workforce was 17.26 in 1950 to 51, but in 2017-18 it is 31.5%. Okay, so ये जो टेबल है, ये टेबल क्या शो कर रही है? दिस टेबल shows that between the period of 1950-51 to 2017-18, percentage of workforce engaged in primary sector has declined from 72.72% to 43.8%, and the percentage of workforce engaged in secondary sector has risen from 10.02% to 24.7%, and the percentage of workforce engaged in tertiary sector has risen from 17.26% to 31.5%. Okay, so though the shift from primary to secondary sector is noticeable, it is certainly not significant. And the Indian economy continues to be viewed as agriculture economy. अब अभी भी जो है ना, अभी भी हम अपनी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसको अभी भी हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के रूप में ही देखते हैं. मतलब ये जो चेंज आया है ना, इसका कोई इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा चेंज आ गए हैं. अभी भी हमारी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रादर देन ए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. क्योंकि और जिस दिन हमारी इकोनॉमी एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन जाएगी, उस दिन हम कहेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो गई है. लेकिन अभी भी हम अपनी इकोनॉमी को क्या देख रहे हैं? एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी के रूप में ही देखते हैं. क्योंकि यहाँ पर ये चेंज आया है, ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इस चेंज का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. सो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द developed countries suggest a significant shift of workforce from primary sector to secondary sector and tertiary sector of employment. So greater the shift, greater is the pace of growth. जितना ज्यादा शिफ्टिंग होगी प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, उतना ही ज्यादा क्या होगा? ग्रेटर इज द पेस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ उतनी ही बढ़ेगी एंड डेवलपमेंट भी उतनी ही बढ़ेगी. बट द इंडियन एक्सपीरियंस प्रेजेंट्स ओनली अ डिसिमल picture. So the supremacy of primary sector as the principal source of employment remains unchallenged. Okay, students. So that's all for today. Have a good day.